ज्यामिति। ज्यामिति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। इस टॉपिक का एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब इस पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी का कोई भी पेपर देखेंगे तो प्री में 3 से 4 सवाल ज्योमेट्री का रहता है, मेंस के पेपर में तो 12 से 13 क्वेश्चंस रहते हैं, सीडीएस के पेपर में 20-20 सवाल अकेले इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम जैसे बैंकिंग के पेपर होते हैं या जिनमें केवल अर्थमेटिक आता है, उनमें ज्योमेट्री नहीं आती, लेकिन जिन एग्जाम्स में ज्योमेट्री पूछी जाती है उसमें बहुत ही वास्ट लेवल पे पूछी जाती है। ठीक है, प्रणाम भाई। देखिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैरवेल ऐप पर हमारे जितने भी बैचेस चल रहे हैं उनमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही चीजें पैरेलल रूप से कराई जाएं। मतलब 1.5 घंटा हम अर्थमेटिक पढ़ें, 1.5 घंटा एडवांस पढ़ें, मतलब पर डे 3 आवर्स की क्लास हो। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है सर, पतले हो गए, हो जाऊंगा पतला, चिंता मत करो। अभी 2.5 किलो कम किया मैंने वजन, है ना, अभी बस 90 kg से थोड़ा सा ही ज्यादा है। ठीक है ना, जिम जा रहा हूं मैं, 3-3 घंटे जिम में बहाता हूं, समझे या। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दो, करेंगे भाई, सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए पूरा पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, हर चैप्टर पढ़ेंगे, हर टाइप पढ़ेंगे, हर सवाल को डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, सब कुछ पढ़ेंगे। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा भरोसा करना है, मेहनत आपको अपनी तरफ से पूरी करनी है। 100% मेरे ऊपर आश्रित मत हो जाइए। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहने हैं। ठीक है, इस टॉपिक में मैं आपको टोटल 15 सीट अवेलेबल करवाऊंगा। जितने भी छोटे छोटे चैप्टर हैं सबको मैंने चंक में बांट दिया है, हर जो है चैप्टर की शीट आपको टाइमली अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की पैरेलल क्लास चले, मतलब पर डे 3 आवर, जिससे सिलेबस जो है टाइम में खत्म हो और प्रैक्टिस भी आपकी ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए 2 चीजें होते हैं, किसने कितने डिटेल में कंसेप्ट पढ़े, बारीकी से उनको कौन कितना यूज करना जाता है। कैलकुलेशन, कंसेप्ट और प्रैक्टिस, इन तीनों में से अगर एक भी चीज की कमी है ना, बस आपकी गाड़ी जो है पटरी पे है ही नहीं, वो पटरी से नीचे खिसक चुकी है। तो कैलकुलेशन, कंसेप्ट और दबा के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के सवालों की, ये तीनों चीजें साथ में करनी है। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको अपनी क्लास में ही खुद इसी बोर्ड पर मैक्सिमम अपने हाथों से ही ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कराऊं। जैसे हम ये ज्योमेट्री टॉपिक ले रहे हैं, मैं इसमें आपको 600+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, 600 से ज्यादा सवाल, क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा रहेगा उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। अब जैसे पार्टनरशिप है, उससे भैया 1-2 सवाल आता है तो हम उससे 60-70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। हर चीज के वेटेज के हिसाब से आपको अपना एफर्ट भी ज्यादा लगाना है। गुड इवनिंग भाई, खुश हो तुम सब लोग, बजट से खुश हो? हाँ, ये जो क्लास इस समय कैरवेल एप्लीकेशन पर भी लाइव चल रही है और ये हमारे गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर भी लाइव चल रही है। किसी को कोई समस्या आ रही है इस समय तो यूट्यूब चैनल पे भी क्लास को देख सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेसिक से। हाँ, बुक कब तक आ जाएगी टॉपिक वाइज वाली? देखिए 2-3 दिन में बुक्स आ जाएगी और प्रीवियस ईयर के मेंस का कंपाइलेशन वाली बुक्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई बंदा बुक नहीं लेना चाहता, जरूरत भी नहीं है, तो हमने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पे, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए प्रीवियस ईयर की, उनका प्रिंट आउट निकल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन प्रिंट आउट बुक से बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, बुक बहुत सस्ती है। प्रिंट आउट 1 रुपए की एक फोटो स्टेट होती है छोटे शहरों में। हाँ चलिए आगे बढ़ूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों क्या क्या। मैं आपको पूरा सिलेबस बताता हूं क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, टिकाऊ, हमें टिके रहना होगा 1-1.5 महीने तक। 40 से ज्यादा इस पे क्लास होंगी अकेले सिंगल टॉपिक पे। सबसे पहले और सबसे जो बेसिक चीज है जिससे हम आज शुरुआत करेंगे वो है लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद सेकंड, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बनने बिगड़ने की शर्तें हम पढ़ेंगे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट साइन रूल और कोसाइन रूल करेंगे, उस पे बेस्ड हम सवाल देखेंगे साइन रूल कोसाइन रूल से रिलेटेड। उसके बाद एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री और सीवीएन से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां तक तो सब ठीक ठाक है, यहां से असली ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजों की समरूपता, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे सिमिलरिटी पे। सिमिलरिटी के बाद हम कॉन्ग्रुएंसी कराएंगे, सर्वांग समता। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां से एक नया पूरा अलग चंक स्टार्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। आपके जो सिलेबस में है वो बेसिकली 5 टाइप के सेंटर हैं। आपको इन सेंटर पढ़ना है, आपको सर्कम सेंटर पढ़ना है, ऑर्थो सेंटर पढ़ना है, आपको सेंट्रोइड केंद्रक पढ़ना है, आपको एक्सो सेंटर बाह्य केंद्र पढ़ना है, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, बाह्य केंद्र।
सही है। उसके बाद हम हर एक टाइप के ट्राइंगल को स्पेशल कोने में ले जाके पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका पूरा सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना है, तब जाके ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है सर, ये क्लास डेली यूट्यूब पे लाइव होगी? नहीं, क्लास डेली यूट्यूब पे लाइव नहीं होगी, क्लास डेली कैरविल एप्लीकेशन पर लाइव होगी। सर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मैं तभी तो यहां हो। जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको आ जाए, उसी गैप को खत्म करने के लिए तुम यहां हो है भाई। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, जो तीनों त्रिभुजों में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, तो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल तीनों हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्राइंगल कंप्लीट कर चुके, अब हम क्वाड्रिलेटरल पे आ जाएंगे, चतुर्भुज पे। हर टाइप के चतुर्भुज को हम उठा उठा पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल, आयत, रोम्बस, समचतुर्भुज, स्क्वायर, वर्ग, उसके बाद ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ये 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, ये आपके सिलेबस में, आपको सारे पढ़ने हैं। इजी है क्या सर ये सब? हाँ इजी है, लेकिन थ्योरी कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। आपको डाटा को दिमाग में रखना है, एप्लीकेशन सीखना है। एक्चुअली एक एप्लीकेशन वाला टॉपिक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और कंसेप्ट को यूज करोगे उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है ना? आपको आता सब कुछ होगा, पर आप सवाल में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अप्लाई करने की टेंडेंसी कैसे इंप्रूव हो, वही हमको सिखाना है। चलिए, उसके बाद पूरी ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बिना हर पेपर अधूरा है, हर पेपर की आत्मा है, सर्कल यानी कि वृत्त। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इसको पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। सर्कल में भी 3 टाइप की चीजें बनेंगी। पहले सर्कल के अंदर एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लेंगे। उसके बाद सीकेंट लाइन, छेदक रेखा, कॉर्ड, जीवा वाले सवाल, और सबसे लास्ट में टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा से रिलेटेड सारी कहानी। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट ज्योमेट्री। सर पिरामिड प्रिज्म किसमें आता है बच्चे? वो मेंसुरेशन है। इसके बाद मेंसुरेशन एक अलग पोर्शन है, 2D मेंसुरेशन अलग है, 3D मेंसुरेशन अलग है, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, गोला, बेलन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे सब कुछ, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अभी हम केवल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसी पे ध्यान रखें, सारा जो कंसंट्रेशन है वो यहीं पे लगाएं। ठीक है? बिल्कुल नहीं आता है मैथ, शुरू हुई नहीं है रोना, पहले शुरू कर दो। सर हम गरीब हैं, सर हम लुटे हुए हैं, हमें कुछ नहीं आता, ये हो गए वो है, तो ये कोई अच्छी बात छोड़ना है भाई। अरे पॉजिटिव रहो, नहीं आता नहीं आता ये कहने से हाथ छोड़ना जाएगा। रोना बंद करो और पढ़ना शुरू करो। और बहुत सारे बच्चे जिनमें आधे से ज्यादा गणित तो पहले से आता होगा, ओके, वो अपने स्कूलिंग टाइम में अच्छे से पढ़ाई किए। आप स्कूलिंग टाइम में थोड़ी कंजूसी करो, मौज ज्यादा लियो तो नहीं आता है। लेकिन अभी भी समय है, ये आखिरी मौका है, सही जगह फंसे हो आके, इस बार ढंग से पढ़ लोगे तो आ जाएगा गणित। लेकिन रोना बंद करिए। जीवन में समस्याएं हैं, थी और आगे रहेंगी। नौकरी के पहले भी समस्याएं, नौकरी के बाद भी समस्याएं होंगी, ठीक है ना? लेकिन रोना नहीं है। ये नहीं होता सर, वो नहीं होता, हम सर सब हो जाएगा, मेहनत तो करो। मेहनत करने से डरते हो तो कभी कुछ होगा ही नहीं। फिर सिंपल सी बात है, कितना भी बढ़िया बैच लगा लो, खरीद लो आप। चलें आगे बढ़ें। कौन दिक्कत, कोई परेशानी? यस यू कैन डू इट। देखिए बैच 0 to हीरो है, -1 to 0 नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना, इधर से उधर ले जाना। कोई चीज इधर से उधर जाते तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। गुणा की चीज इधर में जाएगी तो डिवाइड होगा, डिवाइड की चीज ऊपर खिसकेगी तो मल्टीप्लाई होगा। इतनी बेसिक सी बातें है ना, ये आपको आती हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं ऑलरेडी, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, देश का भविष्य है, आपको ही देश चलाना है। तो जैसे तुम हो वैसा ही मेरा देश आगे बनेगा। ठीक है, आगे चलूं, मैं स्टार्ट करूंगा। बहुत सिंपल सा, चलिए मैंने आप यहां पे वेटेज लिख दिया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। अगर आप सीजीएल प्री या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीजीएल प्री के पेपर में और सीएचएसएल के पेपर में ज्योमेट्री से अकेले 25 सवालों में से 3 से 4 सवाल देखने को मिलता है। सीपीओ के पेपर में भी 4 से 6 क्वेश्चन आता है। सीजीएल मेंस की परीक्षा में 11 से 15 क्वेश्चन आता है। और कभी कभी सीडीएस के पेपर में तो हालांकि ज्योमेट्री मेंसुरेशन वहां पर मिक्स करके देता है, टोटल 40 सवाल हो जाते हैं, 25-30 क्वेश्चन आते हैं। आप कहोगे सर रेलवे में कितना क्वेश्चन आता है स्टेट एग्जाम में? देखिए उनका कोई भरोसा नहीं है, 5-5, 6-6 साल में वो पेपर होता है। आज फॉर्म भरा जा रहा है, पेपर 2024 में होगा, तो उनमें वेटेज फिक्स नहीं होता। ठीक है, काफी ज्यादा गैप है। ये एक साल दर साल प्रोसेस है, हर साल पेपर होता है, निकलता है, तो ये एक फिक्स पैटर्न है यहां पे। लेकिन हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपका एक 2 क्वेश्चन वेटेज के हिसाब से जरूर देखने को मिलता है। मोटिवेशन कर दो, ऐसा मोटिवेशन करूंगा बेटा मैं तुम्हें वेग बिंडरा दिख रहा हूं? अभी मोटिवेशन चाहिए तो वहां जाइए भैया, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं बाबा जी के पास चाहिए किसी, है ना। मोटिवेशन इज ए मिथ।
मोटिवेशन आता है अंदर से, आग अंदर से लगती है, जोश जुनून। बाहर से मोटिवेशन लोगे तो थोड़ी देर में धुआं सा उठेगा, फिर फुस हो जाएगा। अंदर वाली आग जरूरी है, सीने में खोलनी चाहिए। चलिए सबसे पहले ज्योमेट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। पॉइंट बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट फिगर है आपके सामने। पॉइंट, पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे भाई? बिंदु। व्हाट इज ए पॉइंट? पॉइंट क्या होता है जल्दी से बताइए सभी लोग, व्हाट इज अ पॉइंट? देखिए पॉइंट मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई है, ना ही कोई चौड़ाई है, ना ही कोई मोटाई है। पॉइंट एक ऐसी फिगर जिसकी ना कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, ना ही कोई उसकी डेप्थ है, तो वो पॉइंट होता है। जैसे आपके सामने प्लेन दिख रहा है दोस्तों, क्या है ये? एक प्लेन है, एक समतल है। तो इसमें ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। बात समझ में आई? क्लियर? पीडीएफ आपको मिलेगी क्लास खत्म होने के बाद, पीडीएफ आपको पहले ही अवेलेबल हो जाया करेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं पॉइंट को मैथमेटिकल टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो पॉइंट एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, जिसकी कोई रेडियस नहीं होती। जैसे हम आपके सामने सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल का ये सेंटर होता है और सेंटर से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या। ये वृत्त है, हर कोई बच्चा इस बात को जानता है। तो अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं जिसकी अगर मैं सर्कल को छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं और एक ऐसी कंडीशन ले आऊं जहां पे ये रेडियस लगभग जीरो हो जाए, रेडियस लगभग जीरो हो जाए, तो वो एक बहुत ही छोटे साइज का सर्कल बचेगा और उसी को हम पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। समझ में आया? ध्यान से सुनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ईच पॉइंट हैज ए यूनिक लोकेशन। हर पॉइंट की अपनी एक यूनिक लोकेशन होती है। ईच पॉइंट हैज अ यूनिक लोकेशन। मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश में भी, चिंता मत करो। इसका क्या मतलब है? देखिए हर पॉइंट की अपनी एक खास जगह होती है, वो उस जगह को घेर के बैठा है। जैसे आपके सामने मेरा बोर्ड देखिए, एक प्लेन है, एक समतल है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, आप जैसे मैंने यहां पे ये बना दिया, तो इस जगह पर केवल यही बिंदु है, एक स्पेशल बिंदु है। इसने अपना झंडा यहां पे गाड़ दिया है कि मैं ही यहां पे राजा हूं। तो हर पॉइंट की अपनी एक यूनिक लोकेशन होगी। इसकी लोकेशन यहां है, इसकी लोकेशन यहां है। तो पॉइंट की, हर पॉइंट की अपनी खास यूनिक लोकेशन होती है। पॉइंट एक डायमेंशन लेस फिगर है। पॉइंट जो है एक डायमेंशन लेस फिगर है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर डायमेंशन क्या होता है? तो हिंदी में बोलते हैं विमाएं। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये क्या होते हैं? डायमेंशन होती हैं, विमाएं होती हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही इसकी मोटाई है। अब पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं? पॉइंट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे दोस्त हमने यहां पे सामने आपके सामने पॉइंट बनाया और मैं इसको नाम देना चाहता हूं, तो मैं इसको हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा, वो भी इंग्लिश की, कैपिटल एस। तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट एस, ठीक है ना। आप कभी स्मॉल लेटर में मत लिखना, ना ही आपको किसी बुक्स में लिखा मिलेगा कि ये पॉइंट स्मॉल एस से, नहीं। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है। सबको समझ आ गया? बहुत आसान सी बात थी। अब आगे चलते हैं। लाइन, रेखा, ठीक है। अभी मैं माहौल बना रहा हूं, धीरे धीरे जब जो है हथौड़ा भी लगेगा, चिंता मत करो। यस, लाइन। लाइन क्या होता है मेरे प्यारे भाई? लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। रेखा एक निश्चित दिशा में बिंदुओं का एक सेट है। रितेश क्या बताना है? फुल स्क्रीन प्रॉब्लम है सर? अरे बराबर में फुल स्क्रीन का साइन आता है, वहां से करिए। है भाई, देखिए मैं आपको समझाता हूं बहुत धीरे से। लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ। देखिए दोस्तों, मैंने पॉइंट बनाया, ये पॉइंट है ए, इसके आगे एक और पॉइंट ले लो, इसके आगे एक और पॉइंट, 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 इसके आगे एक और पॉइंट। इस तरीके से अगर मैं इनफाइनाइट, अनंत पॉइंट लगातार लाइन में लगा दूं एक साथ, तो क्या बन जाएगा? ये अनंत इनफाइनाइट पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अगर मैं, सबको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे अगर मैं बहुत सारे पॉइंट ऐसे लाइन में लगाता चला जाऊं, तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो है ये क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। क्लियर? कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो लाइन क्या है? लाइन की जो है एक बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात, लाइन जो है एक वन डायमेंशन फिगर है। लाइन की केवल लेंथ होती है। लाइन की क्या होती है? केवल लेंथ होती है, ना तो इसकी चौड़ाई है, ना ही इसकी मोटाई है, इसकी केवल लंबाई ही लंबाई है। सही है? यानी कि लाइन जो होता है वो वन डायमेंशन फिगर है, क्योंकि लाइन की केवल लेंथ होती है, एक ही डायमेंशन है। तो लाइन इज ए वन डायमेंशन फिगर। लाइन इज ए वन डायमेंशन फिगर।
एक ही विमा है इसकी, केवल लेंथ है। ठीक है, रेखा जो कभी रुके नहीं, वाह रितेश। ऐसी दिल जली शायरियां मत बोला करो परिभाषाओं में, परिभाषा बोलनी है, शायरी नहीं बोलनी है। ठीक, आगे करें। दूसरी बात, लाइन का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। हमें नहीं पता ये लाइन कहां से शुरू हो रही है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, ना ही इसका कोई एंड पॉइंट है। तो लाइन का ना तो कोई शुरुआती बिंदु होता है ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? क्लियर है? कोई परेशानी? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए, दूसरी बात, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको, एक लाइन खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। आपको एक लाइन खींचने के लिए मिनिमम दोस्तों 2 बिंदु चाहिए। अगर आपको 2 यूनिक बिंदु पता है, 2 अलग अलग यूनिक बिंदु पता है, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बात समझ में? तो लाइन खींचने के लिए आपको मिनिमम 2 यूनिक बिंदु चाहिए। अब देखिए लाइन को डिनोट कैसे करते, मैं आपको समझाना चाहता हूं लाइन को डिनोट कैसे करते। जैसे मैंने आपके सामने एक लाइन बनाई हुई है, इस लाइन पर सपोज यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पे कोई पॉइंट बी है, यहां पे कोई पॉइंट ए है और इस लाइन पर पॉइंट बी है। तो इस लाइन को जो डिनोट करेंगे, जो आपको सवालों में दिखा जाता है, वो दिखेगा लाइन ए बी। क्या दिखेगा दोस्तों? लाइन ए बी। ए बी क्या है मेरे प्यारे भाई? ए बी इस लाइन पर स्थित कोई भी 2 पॉइंट है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको किसी लाइन के 2 बिंदु पता है, अगर आपको किसी लाइन के 2 अलग अलग बिंदु पता है, तो आप उन 2 बिंदुओं को मिला दो, आपको लाइन पता लग जाएगी और इस लाइन की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। तो लाइन को हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा तरीका लाइन को डिनोट करने का, कि आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो लाइन इसको कोई स्मॉल लेटर नाम दे दो, तो लाइन एल, लाइन स्मॉल एल, लाइन एम, लाइन एन, लाइन पी, लाइन क्यू। ठीक है ना? इस तरीके से। तो लाइन को डिनोट करने के ये 2 तरीके हैं। सबको समझ में आया? मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। रे, चलिए, रे क्या है दोस्तों? किरण। रे को बहुत ढंग से पढ़ना है। रे क्या है मेरे प्यारे भाई? किरण। तो रे हैज ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है ए। ये इसी पॉइंट से अगर मैं एक डायरेक्शन में बहुत सारे बिंदु लेना शुरू कर दूं, ये पॉइंट है, इसके आगे एक और पॉइंट लो, फिर 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 एक और पॉइंट लो, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगी? एक रे बन जाएगी। यानी कि किरण क्या होती है? किरण का एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किरण का एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं है। रे मतलब इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि यहां से शुरू हो रही है, इसकी डायरेक्शन भी पता है कि इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये कहां पे जाके खत्म होगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है? कोई परेशानी? फुल स्क्रीन करने में दिक्कत आ रही है? थोड़ी देर में दिक्कत सही हो जाएगी, टेंशन मत लो। बोलो, वरना आप थोड़ी देर यूट्यूब पे देख लीजिए। रे को डिनोट कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई? जैसे इस रे पर ये पॉइंट ए है, सपोज इस पर कोई दूसरा पॉइंट बी है, तो आप इस तरीके से डिनोट करोगे ए बी। और ये रे जो है किस डायरेक्शन में जा रही है? ए से बी की तरफ बढ़ रही है, तो ये ए से बी की तरफ बढ़ रही है ना, तो ए तीर जो कहां जाएगा? बी की तरफ जाएगा। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। सबको समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज एंगल? कोण। सभी को बताइए कोण क्या है मेरे भाई? कोण, देखिए सिंपल सी बात है, 2 रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइंस इज कॉल्ड एंगल। इंक्लिनेशन का मतलब होता है हिंदी में झुकाव। बिटवीन 2 लाइंस, 2 रेखाओं के बीच झुकाव को हम कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइंस इज कॉल्ड एंगल, इज कॉल्ड एंगल। इसमें कोई परेशानी? 2 रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने यहां पे दिख भी रहा होगा, एक लाइन आपकी ये हो गई दोस्तों, और एक लाइन आपकी ये हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई। तो ये 2 लाइन एक दूसरे को यहां पे काट रही है, 2 लाइन एक दूसरे को यहां पे काट रही है। तो आप जाहिर सी बात है ऑब्जर्व करोगे, इन 2 लाइनों के बीच ये झुकाव है, इन दोनों लाइनों के बीच ये झुकाव है। झुकाव को बढ़ाते जाओगे तो लाइन दूर दूर होती जाएंगी, नजदीक लाते जाओगे तो लाइन और नजदीक आती जाएंगी। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो इस झुकाव को नाप भी सकते हैं कि इन लाइन के बीच में झुकाव कितना है। कम है तो लाइन नजदीक होंगी, ज्यादा है तो लाइन दूर दूर होंगी। उसका भी मैं तरीका बता रहा हूं आपको, ढंग से समझिएगा। देखिए दोस्त, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी रेखा है। अब हम यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से, और हम एक पूरा चक्कर कंप्लीट लगाते हैं। ये पूरा चक्कर कंप्लीट लगाते हैं, तो ये कंप्लीट चक्कर हो गया।
तो पूरे विश्व ने ये माना कि हम इस एक चक्कर को, देखिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे लंबाई को 1 मीटर लंबाई हमने इतनी मानी है, तो हमने ये माना कि ये सपोज ये जो एक चक्कर है ये कंप्लीट 360 डिग्री का है। क्या है? 360 डिग्री। डिग्री क्या है? एंगल को नापने की एक यूनिट है। जैसे लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, क्लियर है? कोई दिक्कत? वजन को किलोग्राम में नापते हैं, उसी तरीके से ये जो है 360 डिग्री है। क्या इसमें कोई परेशानी है? जो कंप्लीट है 360 डिग्री है। देखिए तो ये एक लाइन है भाई, और मैंने इसके ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी कि 4 बराबर टुकड़े हो गए। 4 बराबर टुकड़े, एक ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो आप कहोगे सर ये चारों बराबर टुकड़े कितने कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं। 90 डिग्री के 4 इक्वल टुकड़े होंगे और कंप्लीट जोड़ोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि ये झुकाव 90 डिग्री का है। अब हमें इस 90 डिग्री को पकड़ लेते हैं कोपचे में। अब हमने इस 90 डिग्री को ले लिया। जो कंप्लीट है कितने डिग्री का है दोस्तों? 90 डिग्री का। अगर हम इसके 90 बराबर हिस्से कर दें, अगर हम इसके 90 इक्वल हिस्से कर दें, अगर हम इसके 90 इक्वल हिस्से कर दें, तो एक छोटा जो कोण आएगा वो 1 डिग्री का होगा। जो सबसे छोटा कोण आएगा वो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। 1 डिग्री का। तो हम बस यही चेक करते कि ये जो झुकाव है ये 1 डिग्री के कितने टुकड़ों से मिलकर बना है। 1 डिग्री के कितने टुकड़ों से मिलकर बना है? सपोज 1 डिग्री के यहां पे 1 डिग्री के यहां पे 25 टुकड़े बन गए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 25। तो ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? 25 डिग्री का हो जाएगा। एंगल कैसे नापते हैं आपको समझ में आया। दूसरी बात कि एंगल को डिनोट कैसे करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है 25 डिग्री का बन रहा है। ये कहां पे बन रहा है? 25 डिग्री का वर्टेक्स बी पे। कहां पे बन रहा है दोस्तों? वर्टेक्स बी पे। तो ए से बी और बी से सी, यानी कि एंगल को डिनोट करते हैं हम इस साइन से। एंगल का साइन होता है ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो कहां पे बन रहा है 25 डिग्री का एंगल? वर्टेक्स बी पे। तो अगर वर्टेक्स बी पे 25 डिग्री बन रहा है तो उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। कहां पे बन रहा है 25 डिग्री का एंगल? वर्टेक्स बी पे। तो उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, मिडिल में। तो एंगल ए बी सी, इसी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 25 डिग्री। 25 डिग्री। क्लियर है? क्या इसमें किसी बच्चों को कोई परेशानी है? एनीबॉडी? कोई समस्या? ठीक, आगे चले। ओके, एंगल सभी को समझ में आया। एंगल को कैसे नापते हैं वो भी समझ में आया, कैसे डिनोट करते हैं वो भी समझ में आया, एंगल का मतलब क्या है ये भी समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, चलिए। कैन वी राइट इट इज एज CBA? एक बच्चा पूछ रहा है कैन वी राइट इट एज CBA? बिल्कुल एक ही बात है। चाहे आप A से B ABC बोलो, चाहे आप CBA बोलो, एक ही बात है। एंगल CBA एक ही बात है और दोनों का मतलब 25 डिग्री है। मतलब जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, जिस बिंदु पे एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच पे आना चाहिए। एक ही बात है, कोई तकलीफ नहीं। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। यहां पे एंगल बना है, वर्टेक्स का हिंदी में मतलब होता है शीर्ष। आगे चलें। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है? कोनो परेशानी नहीं? चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए सब लोग, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। हिंदी में लिखेंगे सब लोग लंबवत रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइंस हिंदी में लंबवत रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइंस हिंदी में क्या लिखेंगे? लंबवत रेखाएं। बात समझ में आई? अरे निर्मल ये जस्ट एग्जाम्पल लिया, जस्ट ही हमने एग्जाम्पल लिखा भाई, ठीक है ना। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होता है? ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण का झुकाव रखती हो उनको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। देखिए जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है। दूसरी लाइन एक और ड्रॉ की गई है इस तरीके से, दूसरी लाइन एक और ड्रॉ की गई इस तरीके से, जो पहली वाली लाइन को यहां पे काट रही है। देखिए ये लाइन होगी आपकी AB, एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी है इस तरीके से CD, और ये पहली वाली लाइन को कहां काट रही है? पॉइंट D पे काट रही है। इस तरीके से काट रही है कि ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, लंबवत रेखाएं बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? और परपेंडिकुलर लाइन को कैसे डिनोट करते हैं? AB और CD एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो AB और ये CD ये साइन होता है परपेंडिकुलर का इस तरीके से।
ये परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी सी डी के लंबवत है। लंबवत होने का मतलब दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। रोहित समझ में आया दोस्त? क्लियर है? उजैर नहीं समझ, क्या समझ नहीं आया यार इसमें है? बोलो। आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बोलते हैं कोटि पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कोटि पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स समपूरक कोण। तो यहां पे वर्ड लगा है एंगल्स। एंगल्स का मतलब हम दो कोणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी दो एंगल, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, 90 अंश हो, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनका योग 90 डिग्री हो, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे यहां पे आपको दिख रहे हैं 52 डिग्री, 52 डिग्री और 38 डिग्री। ये कैसे हैं? ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो 52 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 38 और 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 52 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका आपस में सम 180 डिग्री हो, उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि आपको यहां पे दिखाया गया 52 डिग्री और 128 डिग्री। 52 डिग्री और 128 डिग्री, ये दो एंगल्स हैं। इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। 52 डिग्री का सप्लीमेंट्री 128 और 128 डिग्री का सप्लीमेंट्री 52 डिग्री। सबको समझ में आया? तो मैं आपसे एक सिंपल सी बातें पूछना चाहता हूं, जरा ढंग से बताइएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों एंगल, मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल, और यहां मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां हम लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, और यहां हम लिख रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मैंने आपके सामने लिखा सपोज 33 डिग्री। 33 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? हाँ, दो ही एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सब कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री हो, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। 33 डिग्री, 33 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे आएगा भैया? अगर 33 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? 90 में से घटा के, 90 में से 33 घटाएंगे 57 डिग्री। 57 डिग्री, 33 प्लस 57 कितना आएगा? 90। बात समझ में आई? कोई परेशानी और कोई तकलीफ है इसमें? 33 डिग्री का सप्लीमेंट्री कैसा आएगा? ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 180 डिग्री हो जाए। 33 डिग्री का सप्लीमेंट्री कैसा आएगा? 180 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 147। 147 डिग्री, 147 और 33 कितना आ जाएगा दोस्तों? 180 डिग्री। सबको समझ में आया? कोई परेशानी, कौनो तकलीफ? ठीक है, आगे चलें। वेरी गुड। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, सपोज 64 डिग्री। 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जल्दी से बताइए। 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, तो ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो। 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? 90 में से 64 घटाइएगा तो 26 डिग्री। 26 डिग्री भैया। 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? 26। ऐसे दो एंगल जिनका सम जोड़ के 90 आ जाए, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। तो 64 और 26। 64 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताइए कैसे निकलेगा? अगर 64 एंगल का सप्लीमेंट्री कैसा आएगा? 180 में से 64 घटाइएगा 116 डिग्री, 116 डिग्री। सभी को समझ आया? 116 डिग्री। बात सही है ना? अगर मैं आपसे कहूं आपके पास एक एंगल है थीटा, कौन है? थीटा, ठीक है। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? कोई एंगल थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा दोस्तों? 90 माइनस थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप कहोगे सर ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो, अगर थीटा है तो थीटा का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, थीटा का सप्लीमेंट्री 90 माइनस 180 माइनस थीटा। ठीक है, कोनो परेशानी? अब एक बात बताओ,
किसी एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा है और सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा है। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना बड़ा है, 90 डिग्री बड़ा है, 90 डिग्री बड़ा है। कितना बड़ा है, 90 डिग्री बड़ा है। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ग्रेटर होता है। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ग्रेटर होता है। ये एंगल 64 है, 64 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 26 डिग्री, सप्लीमेंट्री 116, तो 26 डिग्री से 116 कितना बड़ा है, 90 डिग्री बड़ा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ग्रेटर रहेगा, 90 डिग्री। क्या इसमें कोई परेशानी नहीं? अगर कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपको इसी पे बेस 4-5 सवाल कराऊंगा जो सारे पेपर के पूछे हुए हैं। जल्दी बताइए। हिंदी में नाम बताया तो है पूरक और संपूरक, करो जल्दी से। जैसे जैसे सवाल बोले, इतनी ही डेफिनेशन, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे क्वेश्चन में करते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। ठीक है ना? एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, कोण का मान बताइए। एक कोण की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है, तो एंगल का मान बताइए, कोण की मान क्या होगा। हमने माना कोण की वैल्यू क्या है, थीटा, कोण का मान है थीटा। थीटा से नोट करते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। इनका यूज होता है मैथमेटिक्स में, पढ़े हो कुछ बचपन में, है भाई? बोलो 76। चलिए, तो एक एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है, एंगल का मान बताइए। हमने माना एंगल थीटा है, हमने माना एंगल थीटा है। जो सवाल में स्टेटमेंट बोले डिट्टो उसे गणित की भाषा में लिखना है। एक कोण थीटा की वैल्यू इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, थीटा का कोटि पूरक कितना होगा, 90 माइनस थीटा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो एक एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा से 14 डिग्री कम है, तो आप बताइए एंगल की वैल्यू क्या होगी। बराबर हो गया, कोण की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। बहुत सारे बच्चों के लिए चीज भी पहाड़ होती है, मैं जानता हूं, समझे ना? सवाल की भाषा को, हिंदी इंग्लिश को गणित की भाषा में लिखना जो है ये सीखना पड़ेगा बेटा। धीरे धीरे सीखोगे तुम। ये थीटा इधर आएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। 90 माइनस 14 कितना होता है, 76। तो थीटा कितना आ जाएगा प्यारे भाई, 38। ये 2 से भाग हो जाएगा ना, 38 डिग्री। एंगल थीटा 38 डिग्री है और यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। सबको समझ में आया? नेक्स्ट आगे चलते ही हमें बताइए सवाल नंबर 2 फटाफट। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। ठीक है ना? किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करो। देखिए मेरे प्यारे भाई, हमने किसी कोण, पता नहीं कौन सा कोण, हमने इसी किसी कोण को मान लिया कि थीटा, क्या है थीटा। तो किसी कोण थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मान उस कोण थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। देखो लिखा ना, सवाल की भाषा को गणित की भाषा में लिखा ना। क्या तुम ये लिख पाओगे? इतना एहसान कर पाओगे तुम? जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे ही लिखना है, ज्यादा नहीं करना है। तो आप बताइए कि 10 डिग्री इधर आएगा, 180 माइनस 10 170 डिग्री हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये माइनस थीटा उधर जाएगा, 4 और 1 5 थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। 170 बटे 5 कितना हो जाएगा, 34 डिग्री। तो एंगल थीटा की वैल्यू आ गई 34 डिग्री। आपसे पूछा है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा क्या, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। इस एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा, थीटा नहीं पूछी। थीटा पूछता तो 34 हो जाता। जो बच्चे 34 उत्तर बता रहे वो गलत है। आपसे पूछा ये है कि उस पर्टिकुलर एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 34 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस 34 यानी कि 56 डिग्री। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो 56 डिग्री है, सी वाला उत्तर। क्या कर पाएंगे?
आगे चलिए, क्वेश्चन मुझे करके बताइए आप लोग। सवाल नंबर 3 फटाफट बताइएगा दोस्त। तो कितना बेहतरीन सवाल है। दीपक, अनुपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही होता है। बेटा पढ़ने में ध्यान नहीं है तुम्हारा, मस्ती करने में ध्यान है। पढ़ लो चुपचाप, वरना बीजेपी में भर्ती करवा दूंगा सबको। सवाल नंबर 3, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x + 4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के मेजर्स 6x डिग्री। व्हाट इज के? व्हाट इज के? दया कह रहे एक बार रिपीट कर दीजिए। दया, तुमको भी रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। दया, ऐसे आसान सवालों में तो मुझ पर दया करो है भैया। जैसे जैसे सिलेबस आगे पढ़ेगा और हम नुकीली पहाड़ियों की चोटियों पे चढ़ेंगे तब तो कुछ समझ भी आता है। ये बहुत आसान, बहुत बेसिक, लो क्वालिटी चीजें हैं, इनमें क्या रिपीट करना और क्या डाउट आना है। बजट आता, देखिए हम गणित के जो है फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए बजट ज्यादा समझ में आता नहीं है, पर जो भी मोटा मोटा समझ आया, बजट अच्छा है। ठीक है, किसी ना किसी के लिए तो अच्छा है, हमारे तुम्हारे लिए ना सही, पर किसी ना किसी लिए तो बहुत अच्छा है ना। चलिए, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x + 4 डिग्री। देखिए, जितने भी बजट के आने या ना आने से जो भी नुकसान या जो भी दुख होता है वो केवल मिडिल क्लास को होता है ना। हाई लेवल तो भैया अपने ऊपर है ही, और जो है लोअर क्लास जो है भैया, जो थोड़े गरीब हैं तबके से, उनको वो तो अभी काफी बजट से उनको ज्यादा मतलब है नहीं। मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा हालत खराब होती है। हर जगह मिडिल क्लास वाला बंदा ही परेशान है, उसको कोई उभार भी नहीं रहा है। ये देखिए, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x + 4 एंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल के मेजर 6x। व्हाट इज के? कितना आसान सवाल है। किसी एंगल के का, कोई एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, में यहां पे लिख दे रहा हूं, किसी एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 6x डिग्री, 6x डिग्री। और एंगल के का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? एंगल के का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 12x + 4 डिग्री, 12x + 4 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। किसी एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x है, सप्लीमेंट्री एंगल जो है 12x + 4 डिग्री। आपसे पूछा के का मान बताओ। कॉम्प्लीमेंट, किसी भी एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, किसी भी एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना अधिक होता है? 90 डिग्री अधिक होता है। तो तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं कि इन दोनों का डिफरेंस 90 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 90 होगा। अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो 90 आना चाहिए। 12x + 4 में से 6x घटाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 6x + 4 डिग्री। और 6x + 4 डिग्री सवाल में आपको कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। यानी कि 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6x की वैल्यू 90 - 4 कितनी आ जाएगी? 86 डिग्री। तो अगर आपसे यहां पे x पूछा होता तो आप 86 डिग्री निकाल सकते थे, पर आपसे ये नहीं पूछा। बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं। भैया अभी तो हमने आपको समझाया, क्या आपको दिखाई नहीं देता? और कैसे समझाए हैं? पोस्टर लगवा दें। कहां गया? ये देखो, ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 - थीटा सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री से कितना बड़ा होता है? 90 डिग्री बड़ा होता है भाई। तो आप एक बात बताओ, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x है, सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण की वैल्यू कोटिपूरक कोण से कितना बड़ा होगी? 90। इन दोनों का डिफरेंस 90 होगा। 6x आ गया 86 डिग्री। 6x की वैल्यू, ये जो 6x है, इसकी वैल्यू 86 डिग्री आई है। 86 डिग्री सॉल्व नहीं करना है कि x निकालने लगो यहां से। आपसे पूछा k का मान। यार किसी कोण k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 86 है, किसी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री 86 डिग्री है, तो कोण k का मान क्या रहा होगा? 4 डिग्री रहा होगा ना। 4 डिग्री 90 होना चाहिए ना सम। 86 4 90, तभी ना कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो उत्तर क्या है? 4 डिग्री। और यही ऑप्शन है। कोई 14.3 बता रहा है, कोई 4.2 बता रहा है, सब पगलाए पड़े हैं। कैसे कर रहे हो तुम? हैं? कुछ भी बोलो। आगे चलें। अच्छा राकेश, अच्छा 4 इधर जाएगा ना, 90 - 4 86 होता है बच्चे। आगे चलता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, ये हमें बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पूरे आपको 5 मिनट दूंगा, है ना। अगर 5 मिनट में भी सॉल्व नहीं किया तो अगले मिनट मैं कर दूंगा। और रास्ता क्या है मेरे पास?
सर अर्थमेटिक कराओ पहले, बिल्कुल वही कराएंगे, ठीक है ना। अभी आपकी क्लास एडवांस और अर्थमेटिक दोनों की पैरेलल चलेंगी कुछ दिन के बाद से। x and y are two supplementary angles. x और y दो supplementary angles हैं. If the supplementary angle of x is equal to half the complementary angle of y, then find x ratio y. This is a very simple question. You all know that. अभी बहुत बेसिक सा सवाल पेपर का पूछा हुआ है। x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर x और y दो संपूरक कोण हैं, संपूरक कोण बनने का मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। x का सप्लीमेंट्री y है, y का सप्लीमेंट्री x है, दोनों का सम 180 डिग्री है। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, देखो क्या लाइन बोली, x के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू इज इक्वल टू, ओहो हो, यहीं से पकड़ लो, x और y सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सवाल में बोला x के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू, x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? y। x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? y। तो y की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y। y के कॉम्प्लीमेंट्री का आधा है। y का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा मेरे प्यारे भाई? y का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस y। y का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस y। तो y के कॉम्प्लीमेंट्री का आधा है, आधा। जैसे जैसे सवाल में बोला वैसे वैसे करके जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 इधर आएगा तो 2y बराबर 90 डिग्री माइनस y, बोलो कोई कोनो तकलीफ? और माइनस y इधर आएगा तो 3y बराबर 90 डिग्री। 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y बराबर 90/3 यानी कि 30 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। तो ये जो एंगल y है दोस्तों 30 डिग्री है। सवाल में आपसे पूछा x रेशियो y, ये 30 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 है, तो x कितना होगा? 150 डिग्री। एंगल x कितना होगा? 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150। और इन दोनों का रेशियो x रेशियो y कितना आ जाएगा? 150 रेशियो 30, 5:1। और यही सवाल का उत्तर है, सी ऑप्शन। बोलो। अरे वाह, 5:1 आ रहा है बच्चों का। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे भाइयों, ऑस्कर तुम्हें ही मिलेगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो स्लाइड है ज्योमेट्री सीट 1। ओके, चलिए बताइए लास्ट सवाल देखिए इस पैटर्न पे, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। करिए जल्दी से दोस्तों। The measure of supplement of angle A is 40 degree larger than, देखो कितना बेहतरीन सवाल है। The measure of supplement of angle A is 40 degree larger than twice the measure of complement of angle A. कोण A का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। जैसे सवाल बोले वैसे लिख दो। कोण A का कम संपूरक कोण, कोण A का संपूरक कोण क्या होगा? 180 डिग्री माइनस है। कोण A के संपूरक कोण की वैल्यू, कोण A के सप्लीमेंट्री की वैल्यू, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोण A के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटि पूरक कोण के दुगने से, इसके दुगने से 40 डिग्री ज्यादा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, कितनी आसान बात है। तो क्या आप यहां से नहीं निकाल सकते ए की वैल्यू? हम तो निकाल लेंगे भाई। 180 डिग्री माइनस ए बराबर 2 × 90 180 डिग्री माइनस 2a प्लस 40 डिग्री। आप बोलो हाँ जी सर, 180 से 180 कट जाएगा, ये माइनस 2a इधर आएगा, 2a माइनस ए, तो a बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? 40 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री आ गई। एंगल a 40 डिग्री। सवाल में पूछा है व्हाट इज द सम इन डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए के सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का सम बताइए। एंगल ए के कोटि पूरक और समपूरक का सम बताइए। एंगल ए 40 है, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 50। इसका सप्लीमेंट कितना होगा? 140, 140। या कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट सबको निकालना आता है, और इनका सम पूछा है तो क्या आ जाएगा उत्तर? 190 डिग्री। और ये आंसर है।
अरे कर लोगे ना? चलो यहां तक कोनो दिक्कत है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है और आपको कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट में कोई समस्या है। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट नंबर जो भी है, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ एंगल्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ एंगल्स, त्रिभुजों के प्रकार। सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में टाइप्स ऑफ एंगल्स, त्रिभुजों के प्रकार। सॉरी, कोण के प्रकार, एक ही बात है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोण के प्रकार। लक्ष्मी कह रहे फिर से, अरे इसमें फिर से मत कहो। देखो तुम्हें पता है, पुराने वाले बच्चों को पता होगा, मैंने युगांडा से 4-5 आदमी मंगा रखे हैं, बॉडी बिल्डर जैसे, जो बच्चे पढ़ते नहीं है अब मुझे परेशान करते हैं बार बार, ठीक है, उनको वो आदमी टॉर्चर करते हैं। एक अलग से मैंने बेहतरीन यहां पे रूम बनवाया हुआ है। चले, सबसे पहला आपको समझना होगा एक्यूट एंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल देखिए, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं पर 90 डिग्री से छोटे होते हैं, हम उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऐसे कोण जो 0 डिग्री से बड़े हो पर 90 डिग्री से छोटे हो, उनको एक्यूट एंगल या न्यून कोण बोलते हैं। जैसे कि 70 डिग्री, 70 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से छोटा एंगल है। तो कैसा कोण है दोस्तों? एक एक्यूट एंगल है, एक न्यून कोण है। जो 0 डिग्री से बड़े हो पर 90 डिग्री से छोटे हो, क्या होते हैं वो? न्यून कोण होते हैं। दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ऐसा एंगल जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री हो। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये एक लाइन होगी AO और ये दूसरी लाइन हो गई OB, और ये इस तरीके से काट रही है कि इन दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम इसी को राइट एंगल या हिंदी में बोल देते हैं समकोण। तो समकोण का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल। समकोण का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल। आगे चलें, ठीक, कोनो परेशानी? नेक्स्ट चले, तीसरी बात, ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल या हिंदी में अधिक कोण। ऑब्टूस एंगल या अधिक कोण, देखिए ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो पर 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसे कोण जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं बट 180 डिग्री से छोटे होते हैं, हम उन एंगल्स को ऑब्टूस एंगल या हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे बट 180 डिग्री से छोटे रहेंगे, हम उनको अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि हम आपके सामने कहें 127 डिग्री का एंगल है। कैसा एंगल है दोस्तों? ऑब्टूस एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा रहेगा। और ये बनते कैसे? इस तरीके से, 90 से बड़े तो झुकाव 90 से थोड़ा बड़ा चला जाएगा बट 180 से छोटा रहेगा। दूसरी बात, आगे बढ़ जाते, स्ट्रेट एंगल और लाइन एंगल। हिंदी में इसको सीधा कोण भी कह देते हैं या रेखा कोण, सीधा कोण। ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको बताया कि अगर ये कोई लाइन है, आप ऐसे पूरा कंप्लीट चक्कर मारिए तो कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री का होगा। लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो पूरा चक्कर मारने को तैयार ही नहीं है, आधा ही चक्कर मारता, यहां गया और यहीं पे आ गया, यानी कि ये जो है यहां से चला और इतना एंगल घूमा, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल होगा दोस्तों, 180 डिग्री एंगल। तो ये जो एंगल बन रहा है यहां पे कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का कोण, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। आगे चलें, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल या फिर वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में कहते हैं इसको वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त? हम लोग इसे वृत्त कोण। जैसे दोस्त मैंने आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये एंगल बना रखा है, तो ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से ऑब्टूस से बड़े हो जाते हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे रहते हैं। 180 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे हैं, वो सभी एंगल्स रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, जैसे हम आपके सामने कहें 225 डिग्री का एंगल कैसा है दोस्तों? ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे? आप यहां से चलना शुरू किए, 180 डिग्री घूमे, अभी और घूमना है 45 और घूमो तो 45, आप यहां पे जाके रुकोगे। तो ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है कितने डिग्री का है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये एंगल जो है 225 डिग्री का है। सही है? अरे बोल दो ना। आगे चलें दोस्त, नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब संपूर्ण कोण, ये तो हर कोई जानता है। आप यहां से चलना शुरू किए और ये चलते कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करके वापस यहीं पे आ गए, तो ये जो एंगल आपने पूरा कवर किया, कितना कवर किया, 360 डिग्री। यहां से चले ऐसे और वापस यहीं पे आ गए, तो आपने कितना एंगल कंप्लीट किया, पूरा एक राउंड, जो कि 360 डिग्री के बराबर है। तो 360 डिग्री इक्वल टू कंप्लीट एंगल, एक पूरा चक्कर। क्या 180 एंगल को जीरो एंगल बोल सकते? नहीं। जीरो एंगल को 360 डिग्री बोल सकते, 180 जीरो नहीं होता बट बेटा, ठीक है ना। 360 डिग्री दैट्स कंप्लीट एंगल। मैं आगे चलता हूं, अब मुझे लगता है आपको एंगल्स की सारी बातें समझ में आई हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके, चलिए अब सब लोग आगे समझेंगे अपनी कॉपी में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों के प्रकार। जिस सीक्वेंस में मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको उसी सीक्वेंस में अपने दिमाग में बैठाना है, तभी जाके आपको कुछ फायदा होगा। टाइप्स ऑफ एंगल्स, त्रिभुजों के प्रकार, सही है। एंगल समझ में आ गया। नेक्स्ट, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम साइड के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा हम एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल्स को डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, पहले मैं साइड के बेसिस पे बताता हूं। सबसे पहला होता है, साइड के हिसाब से ट्राइंगल को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपके सामने ट्राइंगल दिया हुआ है, इसकी तीनों साइड बराबर है। बराबर बताने के लिए ये जो है ना, दो डॉट, दो जो है ऐसे लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बराबर। बराबर लेंथ दर्शाने के लिए उसके ऊपर ऐसे इक्वल का साइन बना देते हैं। तो ये आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा ए है, तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए, आपने सभी लोगों ने पढ़ा है, अभिषेक कह रहे हैं सर बेसिक से पढ़ना है, करवाइए प्लीज। ओहो अभिषेक, देखिए इससे नीचे मैं नहीं जा सकता, मुझे माफ करिए, यही बेसिक है, इससे नीचे कुछ नहीं होता है। आपको मैं बताऊंगा भी नहीं, ना तुम्हें पढ़ना है। मुझे समझ नहीं आ रहा तो कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। इससे नीचे कहां चले जाएं तुम बताओ मुझे। ये जो है, देखिए एक मैं क्या बोलूं, अरे अभी कौन सी बेहतरीन तगड़ी सी फिल्म आई थी, वो क्रिस्टोफर नोलन की है भाई, क्रिस्टोफर नोलन है, हाँ टेनेट। देखिए एक तुमने वो फिल्म देखी है KRK की देशद्रोही फिल्म देखी है तुमने? KRK की देशद्रोही फिल्म से टेनेट लेवल, टेनेट की जो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, वहां तक तुमको जाना है, ठीक है ना। तो आप बताओ, मैं तुम्हें KRK की फिल्म दिखा रहा हूं अभी, और तुम्हें जो है उससे भी नीचे गुजरना है, तो भैया उससे कोई फिल्म तो बनी ही नहीं है, वहां कहां लेके जाएं बताओ, है भाई। वो KRK की फिल्म ज्यादा फ्लॉप है, तो हम उससे नीचे जा ही नहीं सकते। अब जो है टेनेट तक पहुंचना है हमें, तो उसके लिए सबसे फ्लॉप से सबसे हिट तक का सफर हम वो कवर करेंगे। इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता भाई। जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाने नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, गणित सिखाने के लिए हैं। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सलाह देता हूं, जिसको ये चीजें नहीं समझ आती, उनके घर में एक छोटा बालक होगा, छोटा 10-12 साल का, तो बाजार जाना, 2 चॉकलेट लाना, एक टॉफी का डिब्बा लाना और बिस्किट लाना और 2 फूल माला लाना, ठीक है ना। और बच्चे के पास बैठना, उसको गिफ्ट करना, उसके चरणों में बैठना, उससे बोलना कि बेटा तेरी उम्र में मैंने बहुत बड़े पाप करे हैं, तू मुझे पढ़ा दे। तो वो जो अपनी छोटी छोटी सी रंग बिरंगी सी किताब निकालेगा अपने बस्ते में से, चटकनी खोल के, तो तुम उसकी किताबों से पढ़ना, उससे समझना, उस बच्चे से उसका सम्मान करना, आदर करना। तो 10-12 साल के बच्चे से जब तुम सीख लोगे, है ना, कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, ट्रायंगल, लाइन्स, रेखाएं, तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, है ना। चलिए अभी तक कुली नंबर 1 पे भी नहीं पहुंचे हम। चलो इधर देखो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड बराबर होती, तीनों भुजाएं बराबर होती। आपको यह पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम 180 डिग्री होता है, सॉरी तीनों एंगल का सम, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। आप बताइए, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एक सिमेट्रिक फॉर्म है। सिमेट्रिक का मतलब इसमें सब कुछ बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो प्यारे भाई इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। होता त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री है, और जब ये तीनों कोण बराबर होंगे तो कितने कितने डिग्री के होते हैं दोस्तों? 60-60 डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, आगे चलें नेक्स्ट। दूसरा हम आगे चलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो साइड बराबर हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो साइड बराबर है, तीसरी साइड की लंबाई कुछ और होगी। जैसे आपके सामने मैंने त्रिभुज बनाया, ये साइड ए है दोस्तों, ये साइड भी ए है, दो साइड बराबर हैं, बट ये थर्ड साइड की वैल्यू कुछ और है, केवल दो साइड की लेंथ आपस में इक्वल है। क्लियर, कोई परेशानी? तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल में खास बात है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बात मैं आगे जाके प्रूफ भी कर दूंगा, सिद्ध भी कर दूंगा, लेकिन आपको दिख भी रहा होगा कि भैया ये बराबर केवल तभी हो सकते हैं भुजाएं जब ये बराबर झुकाव पे बनाई जाएं। अगर ये साइड ए है तो इसके सामने का एंगल, अगर ये थीटा है, ये साइड ए है तो इसके सामने का ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर होंगी और दो एंगल बराबर होंगे। ठीक है, कोनो तकलीफ, कोई समस्या, कोनो परेशानी? चलिए नेक्स्ट है आपका स्केलन ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, हर साइड की लंबाई अलग अलग होती है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है, कोई भी साइड बराबर नहीं होती। जैसे ये साइड ए है, ये बी है और ये साइड सी है, तो स्केलन ट्रायंगल में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। क्या इसमें कोई परेशानी है? तो आप बोलोगे नहीं सर। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज के तीन कोण हैं, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया। अच्छा एक बात और, वर्टेक्स ए ये हो गया ए और ये बी ये सी। जनरली ज्योमेट्री की भाषा में क्या होता है, ये वर्टेक्स ए है, इसको बोलते हैं शीर्ष। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, है ना, तीन शीर्ष होते हैं। तो ये जो वर्टेक्स ए है, ये जो वर्टेक्स ए है, इसके सामने की साइड स्मॉल है, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो आप बताइए यहां पे तीन एंगल बनेंगे, ये एंगल ए बन रहा है, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो त्रिभुज की तीनों स्केलन ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों की लंबाई अलग अलग होती है, इनमें से कोई इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आई? तीनों भुजाएं भी अलग अलग, तीनों कोण भी अलग अलग। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें नेक्स्ट। दूसरा हम देखेंगे एंगल्स के बेसिस पे, दूसरा हम देखेंगे एंगल्स के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे डिवाइड किया, अब एंगल्स के बेसिस पे। सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। एक ऐसा एंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसको न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल की नाप 90 डिग्री से छोटी हो, उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर एंगल लिखा 53 डिग्री, 53 डिग्री, 61 डिग्री और 5 6 5 11 और ये तुम्हारा 66। ए तो एक ट्रायंगल के तीन एंगल 53 डिग्री, 61 डिग्री और 66 डिग्री, तो सम से 180 डिग्री फिक्स होगा। पर तीनों ही एंगल में, भी एग्जांपल ले रहा हूं, पर तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ आई? कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ऐसा त्रिभुज दोस्त, एक ऐसा त्रिभुज मेरे प्यारे भाई जिसमें एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसमें एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। देखिए दोस्त, अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपके सामने बनाता हूं ए बी सी, तो इसमें एक एंगल सी जो है ये 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होगा?
त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एक्यूट एंगल हैं उनका सम एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा, और ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे, ये दोनों ही एंगल एक्यूट होंगे, दोनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 30 है तो 60 होगा, ये 45 है ये 45 होगा, है भाई, ये 35 डिग्री है 55 डिग्री होगा, लेकिन दोनों ही हमेशा 90 डिग्री से छोटे रहेंगे, दोनों एक्यूट एंगल होंगे। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल सी की वैल्यू, एक एंगल की वैल्यू बाकी दो एंगल के सम के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल की वैल्यू, इस 90 डिग्री की वैल्यू बाकी दो एंगल के सम के बराबर होती है। ये बात समझ में आई? क्लियर है? इस चीज पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आगे जाके। दूसरी बात, एक बात आपको समझनी होगी, यहां पे अगर आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, आप ये देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 डिग्री कौन कौन सी साइड बना रही है, ये साइड AC और ये साइड BC। तो आप कह सकते हैं यहां पे AC और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत हैं। यहां पे AC और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत हैं। तो इनको राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको लेग्स। राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं उनको समकोण त्रिभुज की लेग्स बोलते हैं। सबको समझ में आया? कोई तकलीफ, कोई समस्या? कोई समस्या है क्या तुम्हें? दूसरी बात, 90 डिग्री के सामने की साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल सी है, एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से नोट करते हैं, और ये समकोण त्रिभुज का, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस होती है, इसे कर्ण बोलते हैं। आप बताइए, वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स ए, इसके सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बचपन से पढ़ पढ़ के पैदा हुए हो, मैं आपके आगे जाके आपको सिद्ध करके भी बताऊंगा कि यहां पे हाइपोटेनस का स्क्वायर लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और दोस्तों इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है दोस्तों? ये पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई तकलीफ? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी जो दो लेग्स हैं ए और बी, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। एक एंगल ये ऐसा है जो 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 डिग्री से छोटा है, एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से तो छोटा रहेगा ही रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज हिंदी में। क्या इसमें कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है भाई। चलिए कोई तकलीफ नहीं है भाई इसमें, ठीक है। चलिए तो आज मैं आपके लिए इतना ही छोड़ रहा हूं। मुझे तो लगता है आप ये चीज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कल जो है हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इन छोटी छोटी बातों पे। देखिए पेपर में ऐसा नहीं कि हमेशा सवाल ही आते हैं, कभी कभी पेपर में डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, परिभाषा भी आती है पेपर में, है ना। और उस परिभाषा पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो हम कल बताएंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं, आप रिलैक्स करिए, आराम से कल देखेंगे फिर से। चलिए ठीक है, मैं लाइन एंड एंगल की कंप्लीट पीडीएफ कैरविल ऐप पर अपलोड करवा दूंगा, वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी वो पीडीएफ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए।